students, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our very first chapter of class 8, which is about combustion and flame. Okay? So let's start our chapter. See, one of the milestone in the industry of civilization was the invention of fire. Civilization जैसे जैसे हमारी कंट्री में आया है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला या सबसे ज्यादा माइलस्टोन जो हमने अचीव किया है दैट इज इन्वेंशन ऑफ फायर. फायर की डिस्कवरी बहुत बड़ा एक माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया था, बिकॉज फायर इज अ सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. हीट एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज फायर ओनली. वी नीड फायर टू कुक, to run automobiles, to run industries, and the list is endless. है ना, बहुत सारे पर्पस के लिए हमको फायर की रिक्वायरमेंट होती है. Now what is fire? Fire is caused when a substance is burnt in the air and it produces heat and light. Fire क्या है? फायर तब लगती है बेटा, फायर तब कॉज होती है जब किसी एक सब्सटेंस को आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और वो बर्निंग के टाइम पे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा हो, तब आप बोलोगे कि दैट फायर हैज बीन कॉज्ड. The process of burning of a substance in the presence of oxygen or air to produce controlled amount of heat and light is called combustion. अब ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे आप किसी सब्सटेंस को बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या बोलो एयर, और उसमें क्या हो रही है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इस पूरे प्रोसेस को कंबशन कहा जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट bringing a substance produces heat and light. Burning a substance produces heat and light. मतलब आप किसी भी सब्सटेंस को जब बर्न करते हो तो वो बर्न करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. So in this chapter we shall discuss the process of burning and various fuels we use in everyday life. तो ये जो बर्निंग का प्रोसेस है जिसको आप कंबशन कहते हो, जो उसकी वजह से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, वो सारा आज हमको डिटेल में पढ़ना है, और उसके अलग अलग जो फ्यूल्स जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं वो पढ़ना है. तो सबसे पहले वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ कंबशन. सी द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस. अभी बताया वो प्रोसेस जहाँ पे एक सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, है ना, विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट. और बर्निंग के बाद क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट और लाइट प्रोड्यूस हो रही है. इस प्रोसेस को बोला जाता है कंबशन. ओके, तो substances can be classified as combustible or non-combustible depending on whether or not they can be burned. ठीक है, अब चीजों को, सब्सटेंसेस को आप कंबस्टेबल भी कह सकते हो, नॉन कंबस्टेबल भी कह सकते हो. वो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज बर्न हो पा रही है और कौन सी नहीं. तो सब्सटेंसेस दैट बर्न इन द एयर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. वो सब्सटेंसेस जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, एयर की प्रेजेंस में बर्न हो जाते हैं, उनको आप कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हो. एग्जाम्पल पेपर, वुड, कैरोसिन, LPG, they all are the examples of combustible substances. And the substances that do not burn in the air or oxygen to produce heat and light are called non-combustible substances. और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं होते हैं टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, उनको आप नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बोलते हो. एग्जाम्पल वाटर, सैंड, ग्लास, सीमेंट एक्सेट्रा. दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. ठीक है, चलो. नाउ वी आर हैविंग द टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ कंबशन. कितने टाइप्स ऑफ कंबशन होते हैं? सी कंबशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. 3 टाइप्स का हो सकता है, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन, एंड थर्ड इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे रैपिड कंबशन. In this type of combustion, large amount of heat and light is released in a very short span of time. रैपिड से मतलब समझ में आ रहा है ना, बहुत क्विक, बहुत ही कम टाइम पीरियड में जब बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, ऐसे कंबशन को आप रैपिड कंबशन बोलते हो. जैसे कि कंबशन ऑफ LPG गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. आपके घर में जो आप सिलेंडर्स कॉमनली यूज करते हो उसमें LPG ही गैस होती है. तो उसका जो कंबशन है बच्चों, दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इंस्टेंटली. एकदम से जैसे बर्न करते हो आप, तुरंत आपको हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. दैट मीन्स उसका जो कंबशन है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रैपिड कंबशन. नेक्स्ट पे कम टू एक्सप्लोजन. This type of combustion is characterized by sudden release of heat, light and sound accompanied by the liberation of large amount of gas. ये combustion क्या होता है? ये combustion है जब suddenly, अचानक से बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है किसका, हीट का, लाइट का, और साथ में क्या, साउंड भी प्रोड्यूस होती है विद लार्ज अमाउंट ऑफ गैस. उसको आप बोलते हो एक्सप्लोजन. जैसे कि बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स. फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे जलाते हैं हम लोग. ठीक है, उसका जो बर्निंग है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोजन.
सडनली आपने देखा होगा साउंड भी प्रोड्यूस होती है, गैसेस भी रिलीज होती है, हीट, लाइट, सब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज एक्सप्लोजन. एंड एक्सप्लोजन कैन आल्सो अकर अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर. एक्सप्लोजन डिपेंड होता है किसके ऊपर, कि आप प्रेशर अगर अप्लाई करते हो तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है. Now the third is spontaneous combustion. In this type of combustion, substances catch fire on their own without the application of heat. मतलब विदाउट हीट, हीट प्रोड्यूस करे बिना या हीट सप्लाई किए बिना ही जब कोई सब्सटेंस अपने आप जलने लगता है, ऐसे कंबशन को आप बोलते हो स्पॉन्टेनियस कंबशन. एग्जाम्पल व्हाइट फोस्फोरस. व्हाइट फोस्फोरस का जो कंबशन होता है उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं. उसके अलावा कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन या कार्बन के बने होते हैं. एग्जाम्पल एलपीजी, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सभी हाइड्रोकार्बन्स है ना. इनके जो कंबशन होता है इसको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में. नंबर वन कंप्लीट कंबशन, दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन. कंप्लीट कंबशन क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस इन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ये कंबशन कब होता है? जब आपको एक एडिक्वेट, एक एक्यूरेट क्वांटिटी ऑफ एयर या ऑक्सीजन की जब सप्लाई में कंबशन होता है, उसको आप कंप्लीट कंबशन बोलते हो. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. कंप्लीट कंबशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट सभी का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट वी कम टू इनकम्प्लीट कंबशन. दिस टाइप ऑफ इनकम्बशन टेक्स प्लेस इन इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ये जो कंबशन होता है यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम होता है इनकम्प्लीट कंबशन. ठीक है. इसमें क्या होता है? इसमें फॉर्मेशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, व्हिच इज अ वेरी पॉइजनस गैस. ओके. साथ में सूट एंड वाटर, हीट एंड लाइट, ये सभी चीजें प्रोड्यूस होती है व्हेन देयर इज एन इनकम्प्लीट कंबशन. नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन. अब कौन कौन सी कंडीशंस है जो कंबशन के लिए नेसेसरी होती है? देखो, द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस. क्या क्या है? सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. एक कंबस्टेबल सब्सटेंस तो पहले बात हमारे पास होना चाहिए. इसको आप कंबस्ट करना चाह रहे हो, इसको आप बर्न करना चाह रहे हो, तो देयर शुड बी अ प्रेजेंस ऑफ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. So combustion is only possible if the substance is combustible. अगर substance combustible होगा तभी वहां पे combustion possible होगा. Second condition, presence of a supporter of combustion. Combustion का जो supporter है उसकी presence होनी चाहिए. कौन होता है? देखो, adequate supply of a supporter of combustion. Example, oxygen is essential for combustion. तो जो बहुत important supporter है combustion का, that is oxygen और air. उसकी adequate, accurate supply होनी चाहिए, तभी प्रॉपर अमाउंट में आपका कंबशन इज पॉसिबल. नेक्स्ट कंडीशन इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए. अ सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बर्न ओनली आफ्टर इट हैज अटेन्ड अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर. एक सब्सटेंस तभी बर्न करना स्टार्ट होता है जब वो एक मिनिमम टेम्परेचर तक अपने पहुंच जाता है. एंड द टेम्परेचर एट विच अ पर्टिकुलर सब्सटेंस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. वो टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस क्या करने लगता है? बर्न करना शुरू हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उस टेम्परेचर को आप इग्निशन टेम्परेचर बोलते हो. सो अ सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. एक सब्सटेंस तब तक फायर कैच नहीं करेगा अगर वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से अभी लो है, यानी कि वो जब इग्निशन टेम्परेचर पे आएगा तभी इट विल स्टार्ट बर्न. ओके. तो ये आपको मैंने कुछ कंडीशंस बताई विच आर नेसेसरी फॉर अ सब्सटेंस टू गेट कंबस्ट या फिर कंबशन के लिए जरूरी है. नाउ सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, पेट्रोल, एलपीजी, नायलॉन फाइबर्स, ये सभी कैच फायर वेरी इजीली. क्यों? बिकॉज दीज सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. ये सब्सटेंसेस जो मैंने आपको बताया ये बहुत आसानी से फायर कैच कर लेते हैं बिकॉज इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है. और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. ओके. Special care needs to be taken while storing or transporting inflammable substances. क्योंकि ये बहुत आसानी से फायर कैच कर लेते हैं, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस को बहुत ही सुरक्षा के साथ, केयर के साथ हमको इन्हें स्टोर करना पड़ता है या कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो वो बहुत ही केयर के साथ करा जाता है. ठीक है. चलो. नाउ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर. अब फायर को एक्सटिंग्विश कैसे किया जाता है? अ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश यूजिंग वाटर. है ना, पानी के थ्रू आप किसी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हो. वाटर इवेपोरेट्स टेकिंग अवे हीट फ्रॉम द फायर. वाटर क्या करता है? इवेपोरेट हो जाता है और जो फायर में जो हीट है उसको अपने साथ लेकर चला जाता है, which in turn cool down the burning material. फिर धीरे धीरे जो मटेरियल जल रहा था वो कूल डाउन होता है और अपने इनिशियल टेम्परेचर से नीचे आ जाता है. However, there are certain cases where use of water could be dangerous.
कुछ ऐसे भी केसेस है जहाँ पे अगर फायर होती है तो वहाँ पे वाटर का यूज करना फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर वो डेंजरस हो सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशंस है, देखो, वाटर शुड नॉट बी poured ओवर बर्निंग पेट्रोल, कैरोसिन और डीजल। कैरोसिन, डीजल या पेट्रोल जब बर्न होता है तो उसके ऊपर कभी भी वाटर पोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दीज सब्सटेंसेस आर लाइटर देन वाटर। ये वाटर से हल्के होते हैं एंड डू नॉट मिक्स विद इट, उसके साथ मिक्स नहीं होते। एज अ रिजल्ट वाटर फॉर्म्स अ लेयर बीनीथ देम, इससे क्या होता है, वाटर इनके नीचे एक लेयर बना लेता है एंड द सब्सटेंसेस कंटिन्यूस बर्न। सब्सटेंस आपका जलता रहेगा क्योंकि पानी के इन सब्सटेंसेस के नीचे वाटर अपनी लेयर बना लेता है क्योंकि इससे हैवी होता है और ये सब्सटेंसेस हल्के होते हैं, है ना। ये पानी के ऊपर आते हैं और ये बर्न करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, आप कितना ही इनके ऊपर पानी डाल। नाउ वाटर शुड नॉट बी यूज ओवर इलेक्ट्रिकल फायर्स। ऐसी फायर जो इलेक्ट्रिकल होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लगती है उनमें भी वाटर हमें नहीं डालना चाहिए, बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है एंड कैन पोज डेंजर टू पीपल ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। और वो लोग जो इस फायर को एक्सटिंग्विश करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, चलो। नाउ फायर एक्सटिंग्विशर मेक यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एज इट नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अब क्या होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग बुलाते हैं फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, दे यूज द गैस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये लोग यूज करते हैं क्योंकि इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, बीइंग हैवियर देन एयर, क्योंकि ये एयर से ज्यादा हैवी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सेटल्स डाउन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, सेटल हो जाती है एंड कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। और ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन तो सपोर्टर था, अब सपोर्टर ही नहीं मिल रहा कंबशन को, तो क्या होगा, अपने आप ही फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो टू कॉमन टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर आर कार्बन डाइऑक्साइड फायर गैस एक्सटिंग्विशर एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमको गिवन है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल्ड अंडर हाई प्रेशर इन सिलेंडर। सिलेंडर्स होते हैं इस तरीके से, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर के साथ, ठीक है ना, ऐसे कंप्रेस कर करके, है ना। और जब भी कहीं रैपिडली या फिर अचानक से सडनली कोई आग लग जाती है, फायर लग जाती है, कॉज होती है, तो आप वहां पे इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। दिस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हैज अ concentrated solution of sodium hydrogen carbonate and sulfuric acid in separate compartment। अब ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं बच्चों, इनमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। ये किस किस का, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का, दोनों अलग अलग सेपरेट कंपार्टमेंट में होते हैं। When the fire extinguisher is used, जब इस ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर को आप लोग यूज करते हैं, the two substances come in contact with each other। दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, which is not a supporter of combustion। चलो, वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। अब फायर एक्सटिंग्विशर कैसे वर्क करते हैं वो पढ़ते हैं। चल, when there is a fire, the knob is stuck, है ना, जब भी फायर होती है तो नॉब स्टक हो जाती है, यानी कि द बॉटल ब्रेक्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बॉटल ब्रेक होती है, ब्रेक करते के साथ ही क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फोर्स से बाहर निकलती है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस एक्सटिंग्विशर के थ्रू बाहर निकल रही है, ये इस फायर के अराउंड एक ब्लैंकेट बना लेती है जिससे एयर की सप्लाई हो जाती है कट। ओके, ड्यू टू विच द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और फिर धीरे धीरे फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। ऐसा कुछ रिएक्शन होता है 2NaSCO3, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। जब ये कंबाइन होती है H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये प्रोड्यूस करती है Na2SO4 जो कि सोडियम सल्फेट है, साथ में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, चलो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्लेम। A flame is a region where combustion of fuel takes place। ठीक है, जब किसी एक फ्यूल को आप कंबस्ट करते हो तो उसका कंबशन जहाँ होता है उसका अराउंड जो रीजन होता है उसको आप बोलते हो फ्लेम। द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब उस फ्लेम का कैसा कलर होगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल, कंबशन के लिए कितनी एयर अवेलेबल है उसके ऊपर, नेचर ऑफ द सब्सटेंस बर्निंग, जो सब्सटेंस जल रहा है उसके नेचर के ऊपर, है ना। हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद अ ब्लू और येलो फ्लेम।
हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होता है वो ब्लू या येलो फ्लेम के साथ ही बर्न होते हैं। अ येलो फ्लेम इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस फ्लेम। जो येलो कलर की फ्लेम होती है इसको आप ल्यूमिनस फ्लेम बोलते हो, एज इट एमिट्स अ लॉट ऑफ लाइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करती है। A luminous flame is generally observed when there is insufficient oxygen. Luminous flame usually हमको तब दिखती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई insufficient है, यानी कि प्रॉपर एडिक्वेट सप्लाई नहीं मिल रही है। इसको आप इनकम्प्लीट कंबशन भी बोलते हो। ओके, इस टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ अ ब्लू फ्लेम। इसका जो टेम्परेचर होता है बच्चों, वो ब्लू फ्लेम से कैसा होता है, थोड़ा लो होता है, एंड इट लीव्स बिहाइंड ब्लैक सूट, है ना। और क्या करता है, उसी की वजह से एक ब्लैक सूट रिलीज करता है लास्ट में, एंड अदर रेसिड्यू और कुछ रेसिड्यू मटेरियल्स भी रिलीज करता है। अब आते हैं ब्लू फ्लेम पे। इसको आप नॉन ल्यूमिनस फ्लेम कहते हैं क्योंकि इट एमिट्स वेरी लिटिल लाइट, बहुत ही कम लाइट प्रोड्यूस करता है। ब्लू फ्लेम इज जनरली ऑब्जर्व व्हेन देयर इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल। जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही होती है तब यूजुअली क्या होता है, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है, यानी कि कैसा होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। और ऐसी फ्लेम लीव्स बिहाइंड नो रेसिड्यू, ठीक है। जो आपकी नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है ये किसी भी तरीके का रेसिड्यू पीछे लेफ्ट नहीं करती है, क्योंकि कंप्लीट कंबशन होता है, सब्सटेंस पूरी तरीके से बर्न होता है। However, flame may not show the same color uniformly. अब ऐसा नहीं कि हमेशा एक फ्लेम जो अगर जब बर्न हो रही है, जो फ्लेम का कलर है वो सेम नहीं रहता है, कभी येलो कभी ब्लू येलो, ऐसा भी होता रहता है। We sometimes observe a different color or zones in a flame. आपने कभी देखा हो फ्लेम में आपको डिफरेंट कलर या जोन्स भी देखने को मिलते हैं। Let us understand this using the example of a candle flame. अब कैंडल फ्लेम का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये लेके समझा रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम समझाएंगे कि कैसा कैसा होता है। देखो, लाइट अ कैंडल एंड ऑब्जर्व द फ्लेम केयरफुली। अब आपने यहाँ पे कैंडल लिया, उसको अपने लाइट करा और आप उसकी फ्लेम को ऑब्जर्व करो, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जोन्स देखने को मिलते हैं। जब एक कैंडल बर्न करती है, कैंडल की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। अब कौन कौन से जोन्स है, सबसे पहला होता है आउटर जोन, जिसको आप ब्लू जोन भी बोलते हो। द जोन इज फॉर्म नियर द बेस ऑफ द विक। विक क्या होती है, विक होता है स्टूडेंट आपका जो उसकी कैंडल की जो वो थ्रेड वाला पार्ट होता है, बत्ती को आप बोलते हो, वो विक होती है। उसके बेस पे जो आपके जोन बनता है, दैट इज नोन एज आउटर जोन। इन दिस जोन रैपिड एंड कंबशन, कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस। इस वाले जोन में क्या होता है, जो आपका वैक्स है उसका रैपिड और कंप्लीट कंबशन होता है, वैक्स के वेपर्स का। दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। ये कैंडल फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। एंड कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हीट, ठीक है। और वैक्स के कंप्लीट कंबशन की वजह से यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट। दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। इसको आप नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हो। इफ अ कॉपर वायर इज हेल्ड इन दिस जोन इट बिकम्स रेड हॉट एंड ग्लो। अगर इस जोन में आप कॉपर के वायर को लाते हो, उसको बर्न करने की कोशिश करते हो, तो वो रेड हॉट हो जाता है कलर में और ग्लो करना स्टार्ट करता है। सेकेंड जोन हमारे पास होता है मिडिल इनर जोन, जिसको हम ल्यूमिनस जोन कहते हैं। द जोन सराउंड्स द विक ऑफ द कैंडल। ये विक ऑफ द कैंडल के सराउंडिंग में होता है, वो तो बेस में होता था, ये सराउंडिंग में होता है। इट कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पार्ट ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का मेजर पार्ट यही बनाता है, ओके। एंड हैज मॉडरेट टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट होता है। It consists of unburnt wax vapor that partially decompose to form free carbon, which becomes hot and emits yellowish light. इसमें क्या होता है, इसमें अनबर्न्ट वैक्स वेपर होता है, यानी कि वैक्स वेपर प्रॉपर्ली बर्न नहीं होते हैं, यानी कि वो कुछ पार्शियली ही डिकम्पोज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, फ्री कार्बन, जो बाद में क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है एंड एमिट्स कैसी लाइट, येलोइश लाइट। इफ अ ग्लास स्लाइड इज हेल्ड इन दिस जोन, अगर आप एक ग्लास की स्लाइड को इस जोन में लेकर जाते हो, there is formation of a circular blackish ring on it. वहां पे आपको क्या देखेगा, सर्कुलर शेप की ऐसी ब्लैक कलर की रिंग्स बन रही हैं, इंडिकेटिंग द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या, कि उसके अंदर जो कार्बन के पार्टिकल्स है वो प्रॉपर्ली बर्न नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज को इंडिकेट करती है वो ब्लैक कलर के सर्कुलर रिंग्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द इनरमोस्ट जोन। इनरमोस्ट जोन कौन सा होता है, ये है आपका अनबर्न्ट वैक्स वेपर वाला जोन, ओके। इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का सबसे ज्यादा कम हॉट वाला पार्ट होता है। इट अपीयर्स ब्लैक, ब्लैक दिखता है, एंड इज द डार्क जोन ऑफ द कैंडल। कैंडल का डार्क जोन होता है। इस जोन में कंबशन डज नॉट अकर। कंबशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाती, यानी कि सपोर्टर नहीं पहुंचता, तो कंबशन प्रॉपर्ली नहीं होता है। चलो, नाउ वी कम टू कंबशन ऑफ वैक्स कैंडल। वैक्स कैंडल के कंबशन पे आते हैं। इफ यू ऑब्जर्व अ कैंडल फ्लेम क्लोजली यू विल नोटिस द फॉलोइंग। क्या क्या, The wick burns and it stands in a pool of liquid wax. आप अगर किसी कैंडल को अगर
जलते हुए देखोगे तो कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है, यानी कि क्या होता है, विक बर्न होती है और वो क्या लिक्विड जो वैक्स मेल्ट होके ऐसे आती रहती है, वहां पे स्टेट बर्न होती रहती है। देयर इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अनबर्न्ट विक, छोटा सा पोर्शन होता है जो जलता नहीं है विक का, अनबर्न्ट रहता है। कहाँ? फ्लेम और लिक्विड वैक्स के बीच में, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। द लिक्विड वैक्स इज ट्रैप्ड इन अ कप ऑफ सॉलिड वैक्स, है ना, तो जो लिक्विड वैक्स है वो नीचे आके ट्रैप होके किस में आ जाती है, सॉलिड वैक्स में आ जाती है। द लिक्विड और सॉलिड वैक्स नेवर कैचेस फायर, तो जो लिक्विड वैक्स नीचे आ रही है या फिर जो सॉलिड वैक्स नीचे रह गई है वो कभी भी फायर कैच नहीं करती है। सो वी कैन सी दैट द विक इज बर्निंग। आप क्या देखते हो कि विक बर्न होती है, बट इट कैन नॉट बी द ओनली सब्सटेंस दैट इज बर्निंग, एज अ कैंडल गेट्स स्मॉलर एज इट बर्न्स। देखिए क्या एक केवल यही एक ऐसा सब्सटेंस है जो बर्न होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपने देखा जैसे जैसे बर्न होते कैंडल आपकी छोटी होती चली जाती है ना। सो व्हाट इज बर्निंग इन एडिशन टू द विक, तो इस विक के साथ साथ और क्या बर्न हो रहा है? सो इट इज द वैक्स वेपर दैट बर्न, वैक्स के वेपर्स होते हैं जो बर्न होते हैं इसके साथ विक के साथ। ओके, इफ अ लिट मैच इज ब्रॉड अ लिटिल अबव अ कैंडल विक इमीडिएटली, अगर आप एक मैचस्टिक को जलाकर किसके पास लेकर आते हो, थोड़ा सा कैंडल की जो विक होती है ना उसे थोड़ा सा ऊपर लेकर आओ। सो आफ्टर द कैंडल हैज बीन ब्लोन आउट, कब? जब आपने कैंडल को जला दिया उसके बाद। इट इज नोटिस दैट द फ्लेम फ्रॉम द मैच जम्प्स द गैप, ठीक है, क्या नोटिस किया जाएगा कि वो जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है ना, वो क्या करती है, गैप थोड़ा जंप करती है एंड रीइग्नाइट्स द विक, और दोबारा से विक को क्या करने लगती है, जलाने लगती है। दिस हैपेंस बिकॉज द वैक्स वेपर राइज फ्रॉम द विक इमीडिएटली। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वैक्स के वेपर्स है जो विक से निकल रहे हैं, है ना, वो तुरंत ही क्या करने लगते हैं, अराइज होने लगते हैं। जैसे आप विक को जलाते हो एंड आप द कैंडल इज ब्लोन आउट एंड द बर्निंग मैच रीइग्नाइट्स इट, है ना, और जो बर्निंग मैच से आप लेके गए थे वो दोबारा से रीइग्नाइट कर देती है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि इट इज ओनली द वैक्स वेपर दैट बर्न, यानी कि क्या, कि सिर्फ वो वैक्स वेपर ही होते हैं जो बर्न होते हैं, नीदर लिक्विड वैक्स नॉर सॉलिड वैक्स बर्न, ना तो लिक्विड वैक्स ना ही सॉलिड वैक्स बर्न होती है। मेरा कैंडल विक इज लिट, जब आप कैंडल के विक को जलाते हो द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लेम मेल्ट्स द वैक्स, ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस होती है उस फ्लेम से वो क्या करती है, वैक्स को मेल्ट कर देती है। द विक सोक्स और एब्जॉर्ब्स द मोल्टन वैक्स, जो विक होती है वो क्या करती है, उस मोल्टन वैक्स को सोक करती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। द हीट ऑफ द फ्लेम वेपराइजेस द मोल्टन वैक्स इन द विक, और उस फ्लेम से जो हीट निकलती है ना, वो किसको वेपराइज करती है, उस मोल्टन वैक्स को वेपराइज कर देती है। द वैक्स वेपर्स बर्न्स इन द फ्लेम, वैक्स के जो वेपर्स होते हैं वो फ्लेम में बर्न होते हैं एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द एंटायर वैक्स इज कंज्यूम्ड और द कैंडल इज एक्सटिंग्विश्ड, और ये प्रोसेस आपको तब तक चलता रहता है जब तक सारी की सारी जो वैक्स है वो कंज्यूम नहीं हो जाती, या फिर या बोलो कैंडल आपकी एक्सटिंग्विश नहीं हो जाती। चलो, नाउ वी कम टू द टॉपिक ऑफ फ्यूज। अब हम आते हैं फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। क्या होते हैं फ्यूज? देखो, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर बर्निंग आर फ्यूल, ज्यादा सब्सटेंस जो हम बर्निंग के लिए यूज करते हैं वो फ्यूज ही होते हैं। सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल, वो सब्सटेंसेस जो बर्निंग पर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं आप फ्यूल कहते हो। कुछ कॉमनली यूज फ्यूज है कि वुड, कोल, काउ डंग, केक, कैरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड डीजल। ओके, इन सभी फ्यूल्स को हम कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, ऑटोमोबाइल्स में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम फ्यूल्स पे यूज करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। अब इनकी जो फिजिकल स्टेट है उसके बेसिस पर हम इन फ्यूल्स को 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। अब यहाँ पे आपको गिवन है टाइप्स ऑफ फ्यूल, कुछ सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड होता है और कुछ गैसियस होते हैं। सॉलिड कौन से होते हैं? फ्यूल्स दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल, जो रूम टेम्परेचर पे कैसे सॉलिड स्टेट में रहते हैं उन फ्यूल्स को आप सॉलिड फ्यूल्स कहते हो, जैसे कि वुड, चारकोल, काउ डंग केक, एग्रीकल्चर बेस्ड कोल, ये सभी किसके एग्जांपल आपके सॉलिड फ्यूल के। नेक्स्ट वी कम टू लिक्विड फ्यूल, फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। रूम टेम्परेचर पे वो फ्यूल्स जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं उनको आप लिक्विड फ्यूल्स कहते हो। एग्जांपल कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी आपके क्या है, लिक्विड फ्यूल्स है। नाउ वी कम टू गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल कौन से हैं? फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसियस। वो फ्यूल्स जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में रहते हैं उनको आप गैसियस फ्यूल कहते हो। एग्जांपल पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, बायोगैस, है ना, ये सभी आपके गैसियस फ्यूल है क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे आपके गैसियस स्टेट में रहते हैं। नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। नॉट ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑल एप्लीकेशन। आप सभी जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं सभी को एज अ फ्यूल नहीं यूज कर सकते हो। दिस इज बिकॉज ऑल्दो ऑल फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग, सम प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन अदर।
ये तो है कि भाई सभी फ्यूल्स क्या होते हैं, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन सभी सेम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं. Besides the amount of energy produced, the choice of fuel, whether for domestic or industrial use, also depends upon its cost, efficiency, availability, and the extent of pollution it causes. ठीक है, अब देखो एनर्जी तो प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल्स, उसके साथ साथ आप फ्यूल की चॉइस घर के लिए यूज करना है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज करना है, इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर, जैसे कि उस कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या है, एफिशिएंसी क्या है, अवेलेबल है, कितना पोल्यूशन कॉज करता है जब आप इसको बर्न करते हो. इन सभी फैक्टर्स के ऊपर एक फ्यूल की चॉइस डिपेंड करती है कि उसको आप एज ए डोमेस्टिक पर्पज यूज करोगे या फिर एज एन इंडस्ट्रियल. ठीक है, टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूल आर इज कैलोरीफिक वैल्यू एंड एफिशिएंसी. दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी एक फ्यूल के क्या होते हैं, एक तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू और उसकी एफिशिएंसी. अब कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो जूल व्हेन 1 ग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न. कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जब आप किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम क्वांटिटी को बर्न कर रहे हो तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है किलो जूल्स में, उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है. यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल. कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर ग्राम. ओके, इन सिंपल टर्म द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल द मोर हीट इट प्रोड्यूसेस व्हेन बर्न. यानी कि अगर किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यानी कि वो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जब आप उसे बर्न करते हो. Thus, the higher the value of a calorific value of a fuel, the better fuel it is. जितनी ज्यादा किसी एक फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना बेटर वो फ्यूल माना जाता है. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन द टेबल. अब यहाँ पे आपको ये टेबल गिवन है जिसमें आपको कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू गिवन है, जैसे कि वुड पैलेट्स, कोल, इनकी कितनी है 17 किलो जूल पर ग्राम, कोल के 25 to 33 किलो जूल पर ग्राम, पेट्रोल की गिवन है, बायोगैस की गिवन है. ओके, देन चारकोल, काउडंग के, कोक, कैरोसिन, एलपीजी, मीथेन, हाइड्रोजन, सभी की कैलोरीफिक वैल्यूज आपको यहाँ टेबल में गिवन. When a fuel is burned, some of the energy produced is given off as waste heat. जब आप फ्यूल को बर्न करते हो तो कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो वेस्ट हीट में प्रोड्यूस होती है, यानी कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर कुकिंग और अदर पर्पस. ऐसी हीट को आप कुकिंग या किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल. इससे क्या होता है, फ्यूल की एफिशिएंसी इफेक्ट होती है. Till date, no fuel burning device is known to exhibit 100% efficiency. अभी तक तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी फ्री बर्निंग या फायर बर्निंग डिवाइस नहीं आई है, फ्यूल बर्निंग डिवाइस नहीं आई है जो 100% एफिशिएंट हो. The following are some of the important characteristics of an ideal fuel. एक अच्छे फ्यूल के अब आपको कुछ यहाँ पे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है कि एक अच्छा फ्यूल के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. देखो, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, है ना. उसका इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लो होना चाहिए, बट वेल अबव द रूम टेम्परेचर, लेकिन रूम टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए. ओके, इग्निशन टेम्परेचर इज टू लो. अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है तो फ्यूल विल कैच फायर वेरी इजीली. तो आसानी से जो फ्यूल होता है वो फायर कैच कर लेता है ना. और विच कुड बी डेंजरस, थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है, एंड वेरी हाई. द फ्यूल हैज टू बी हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर इट कैन कैच फायर. आपको फ्यूल को पहले हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके वो फायर कैच करता है. उसके अलावा इट शुड हैव अ मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन. इसका कंबशन रेट मॉडरेट होना चाहिए एंड शुड रिलीज हीट इन अ कंट्रोल्ड मैनर. कंट्रोल्ड मैनर में ही वो हीट रिलीज करे. उसके अलावा इट शुड बी फेयरली चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए. अ फ्यूल में हैव वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू. एक फ्यूल की एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, बट इफ इट इज एक्सपेंसिव एंड नॉट इजीली अवेलेबल. लेकिन अगर वो एक्सपेंसिव है या इजीली अवेलेबल नहीं है ना, तो इट कैन नॉट बी यूज ऑन अ डे टू डे बेसिस. तो आप उसे डे टू डे बेसिस पे यूज नहीं कर पाओगे. उसके अलावा अ फ्यूल शुड बी सेफ टू हैंडल करना है, सेफ होना चाहिए. इसको आसानी से स्टोर कर सकते हो, उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके. और बहुत इंपॉर्टेंट कि इट शुड नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन बर्न. ठीक है, बर्निंग पे वो पोल्यूशन ना कॉज करे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि बहुत ही अच्छा फीचर है किसी भी फ्यूल का. चलो, अब कुछ फ्यूल्स आपको यहाँ पे गिवन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे. सबसे पहले है हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल कैसे यूज किया जाता है? हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द बेस्ट फ्यूल एज इट हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. सबसे बेस्ट फ्यूल माना जाता है हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा होती है. इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फ्यूल. However, as it is highly inflammable, there are difficulties associated with its transport, storage and handling. ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, वो तो इसका अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसके साथ बच्चों इसका स्टोरेज करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना, इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है.
इसीलिए इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज्यादा का जरूरी है तभी इसे एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल बता रखा है, एज अ रॉकेट फ्यूल इसको यूज किया जाता है। उसके बाद आता है मीथेन एंड एलपीजी, ये भी आपको कुछ फ्यूल्स पे गिवन है, मीथेन और एलपीजी वगैरह। ठीक है, देखो both methane and LPG have fairly high calorific value. They burn with a smokeless fire and therefore do not cause pollution. दोनों ही एक अच्छे फ्यूल माने जाते हैं क्योंकि इनकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है और स्मोकलेस फायर के साथ ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। दे आर आइडल फॉर यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, इनको आप डोमेस्टिक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। फिर आता है पेट्रोल एंड डीजल, इनको भी एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। बोथ पेट्रोल एंड डीजल आर मेनली यूज इन ऑटोमोबाइल, उनको ऑटोमोबाइल में ज्यादातर यूज किया जाता है। देयर मेन डिसएडवांटेज इज देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी में हमारे पास है। Another disadvantage is that their combustion releases harmful gases into the atmosphere. दूसरा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये जब कंबस्ट होते हैं तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि दे कॉज पोल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंबशन। अब कंबशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कैसे? जो कार्बन के फ्यूज होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, दे रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट। ये क्या कहते हैं, जब आप बर्न करते हो तो एनवायरनमेंट में कुछ अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, यानी कि दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। ये जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं ये काफी डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि क्या कॉज करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि अस्थमा। ओके, चलो फिर यूजिंग वुड एज अ फ्यूल इज आल्सो नॉट एनकरेज एज इट लीड्स टू फॉलिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन व्हिच एडवर्सली अफेक्ट्स एनवायरनमेंट। अगर आप वुड को, लकड़ी को एज अ फ्यूल यूज करते हो तो वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि इससे आपके एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लकड़ी कहाँ से मिलेगी, पेड़ों से मिलेगी और पेड़ों को काटना पड़ेगा, है ना, वो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ता है। चलो, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लाइक डीजल एंड पेट्रोल रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड सूट। ठीक है, अगर आप जैसे कि एग्जांपल है डीजल या पेट्रोल, उनका जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये काफी हार्मफुल एंड डेंजरस गैसेस रिलीज करती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और साथ में फूड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, hence it is dangerous to sleep in a room while burning coal fire as carbon monoxide is produced due to incomplete combustion. इसीलिए बोला जाता है कि जैसे अंगीठी वगैरह होती है ना, इनको जलाकर कभी भी एक बंद कमरे में हमको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब ये इनके अंदर कोल होता है, कोल जब बर्न होता है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि डेंजरस हो सकता है। दिखाए देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस एंड कैन सफोकेट पर्सन टू डेथ। ठीक है, ये पॉइजनस गैस होके इससे सफोकेशन हो सकता है, एक पर्सन कैन इवन डाई। नाउ बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल के बर्निंग से क्या प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। ये भी एक एक्सट्रीमली सफोकेटिंग और कोरोसिव गैस होती है। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होती हैं, दे डिसॉल्व इन रेन वाटर, ये रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं और क्या फॉर्म करती हैं, एसिड रेन। अब एसिड रेन क्या है, एसिड रेन आर वेरी हार्मफुल फॉर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए, क्रॉप्स के लिए काफी हार्मफुल होती है। Hence nowadays liquid fuels are replaced by CNG compressed natural gas as of burning। इसलिए आजकल हम लोग क्या CNG जो कि एक लिक्विड फ्यूल है ना, उसको यूज कर रहे हैं कहाँ पे, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में। CNG डज नॉट लीव बिहाइंड एनी रेसिड्यू, ये क्या करता है, कोई भी रेसिड्यू बाद में नहीं लेफ्ट करता। मोर ओवर इट हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफी हाई है और इग्निशन टेम्परेचर कैसा है, काफी लो है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स एंड कंबशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज करते हैं। एंड दिस इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और इससे क्या होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ता चला जाता है, इससे हमारे एनवायरमेंट पे क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो these were the harmful effects of combustion which might affect the what our environment and all the living species surviving in that environment. So that's all for the chapter students. The chapter is clear to you. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.